ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है, और वो कंफ्यूजन होता है लिंग निर्धारण को लेकर के, उसकी चर्चा मैं कर लेता हूं एक बार। और बाकी जो आपके प्रश्न हैं, आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर आप प्रश्न डाल दीजिएगा, मैं उसमें से छटनी करके अच्छे अच्छे प्रश्नों को रखूंगा। कोशिश आप में से अधिकांश लोग वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो मैं पहले दंगल कार्यक्रमों में चर्चा कर चुका। 4 दंगल हो चुके हैं, आज 5वां दंगल है। पांचों के पांचों दंगलों के अंदर जाकर के एक बार देख लेना, आपके जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जवाब वहां पर मिल जाएंगे। फिर भी कोई प्रश्न बचेगा तो हम उसको आगामी कक्षा में रखेंगे। आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं वो है लिंग निर्धारण का टॉपिक। आप सभी इसको पढ़ने के इच्छुक हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होती है, इसलिए आज मैं ये जो टॉपिक है ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं 15 से 20 मिनट का टाइम लूंगा। और इसके अंदर आपको जो भी शंकाएं हैं और आपको क्या क्या जरूरी है, क्या क्या याद करना है और किस किस रूप में याद करना है, ये सारी चर्चा मैं आज के इस क्लास के अंदर करूंगा। अब सुनो, देखिए, आपको अनुवाद के दौरान भी, वाच्य परिवर्तन के दौरान भी सबसे बड़ी शंका होती है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग का है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है और कौन सा शब्द नपुंसकलिंग का है। हिंदी में तो ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है, वहां पर तो सीधा सा कह दिया जाता है कि जो निर्जीव नपुंसकलिंगों के अंदर है, सामान्य तौर पर रहा रहा इत्यादि आ जाए तो पुल्लिंग में रख देते हैं, और रही इत्यादि आ गया तो स्त्रीलिंग में रख देते हैं, तो वहां तो ज्यादा शंका नहीं होती और आपके दैनिक जीवन में जैसे आप प्रयोग में ला रहे हो उसके अनुसार हो जाता है। लेकिन संस्कृत में कुछ भिन्नताएं हैं। आपने देखा होगा, जैसे विधि शब्द है, विधि शब्द है, संधि शब्द है, ठीक है, विधि शब्द हुई, संधि शब्द हुआ। अब हिंदी के अंदर तो कहते हैं कौन सी विधि, हम ऐसा प्रसंग कहते हैं कौन सी विधि, और यहां पर कौन सी संधि। लेकिन संस्कृत में ये आपको पता ही है कि कह विधि, कौन सी विधि, कह संधि, कौन सी संधि, अर्थात इन शब्दों को पुल्लिंग में रखा जाता है। वास्तव में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो लिंग निर्धारण का शीर्षक है ना, लिंग निर्धारण का शीर्षक एक टॉपिक पर डिपेंड नहीं है, ये कोई एक चैप्टर नहीं है, ये सारे के सारे चैप्टर्स की समरी है, सारे के सारे चैप्टर्स के आधार पर ये बनता है। कैसे कैसे बनता है, मैं यहां पर कुछ बिंदु आपके सामने ले रहा हूं। सबसे पहले आपको जो चर्चा करनी चाहिए, पुल्लिंग के प्रकरण को मैं ले रहा हूं। पुल्लिंग में भी सबसे पहले कुछ प्रत्यय हैं। अब आप ये कहें कि सर हमें कैसे पता लगे, तो ये चीज तो आपको पढ़नी पड़ेगी। प्रत्यय का चैप्टर पहले पढ़ना होगा, समास का चैप्टर पहले पढ़ना होगा, तभी जाकर के आप लिंग निर्धारण के शीर्षक को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि प्रत्ययों के प्रसंग में आपको बता रखा है, घय, अच और अप, इन तीनों के तीनों प्रत्ययों से बनने वाले जितने भी रूप होते हैं ना, वो नित्य रूप से पुल्लिंग होंगे। जैसे पाक है, राग है, पाठ है, नाश है, दाह है, लेख है, रोग है, योग है, भोग है, सर्ग है, अध्याय है, काय है, ये सारे घय प्रत्यय वाले थे, इसलिए नित्य रूप से पुल्लिंग के अंदर होंगे। प्रत्यय के दृष्टिकोण से घय, अच और अप प्रत्यय वाले पुल्लिंग के अंदर होंगे। बस एक ही अपवाद है, भी धातु से जब आप अच प्रत्यय करते हैं ना, तो रूप तो बनता है भय, बस वो भय शब्द नपुंसक लिंग का होगा, बाकी सारे के सारे जो पुल्लिंग के अंदर हो जाएंगे। अभी ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा, प्रत्यय से बनने वाले जितने रूप है ना, उनको देखना होगा। ये चय, जय, क्षय, नय, डय, ये अय प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, व्यय, समय, अन्वय, ये सारे के सारे अच प्रत्यय के अंदर हैं, तो ये सारे के सारे आपको पुल्लिंग में रखने होंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि आपको घय, अच प्रत्यय से बनने वाले जितने रूप हैं वो पुल्लिंग के अंदर होंगे। दूसरा एक प्रत्यय है नंग, जिसमें अंत में न होता है अलग से, जैसे विष्णु है, प्रश्न है, यत्न है, में तो दिख रहा है, ठीक है। स्वप्न है, स्वप्न के अंदर भी न दिख रहा है। लेकिन जैसे यज्ञ है, यज्ञ के अंदर न था, न के स्थान पे स्तुत्व संधि होकर के यह हुआ और जय और यह मिलकर के ज्ञ बन गया।
तो ये सारे के सारे पुल्लिंग के अंदर हैं। लेकिन जैसे एक अपवाद है, याच्या, याच धातु से जब नंग प्रत्यय किया तो ये स्त्रीलिंग के अंदर चल जाएगा और वो इस चतुर संधि होकर के जो रूप बनेगा वो बनेगा याच्या। एकमात्र अपवाद है याच्या। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। मुख्य शब्द नपुंसकलिंग का है। की प्रत्यांत है। अब की प्रत्यांत में क्या होता है, एक तो ये मेन बात ये है कि जो ये धा धातु के प्रसंग में होता है। धा धातु से जब की प्रत्यय होता है तो की के अंदर ई बसता है और धा के आका हो जाता है लोप और मिलाकर के लिखते हैं, बनता है धी। क्या रो बनता है? धी। संधि समुपसर्ग लग गया, विधि ही विउपसर्ग लग गया, निधि ही निउपसर्ग लग गया, व्याधि ही वी और आ लग गया, आदि ही आ लग गया, प्रधि ही प्र लग गया, परिधि ही परी लग गया, उपाधि ही उप और आंग लग गया। उपसर्गों का जोड़ दिया बस केवल। ये जो धी अंत वाले है ना, ये सारे के सारे नित्य रूप से पुल्लिंग में होते हैं। अब देखो हिंदी के अंदर तो आप क्या पढ़ते हो, संधि, कौन सी संधि, कौन सी विधि, कौन सी निधि, कौन सी उपाधि। लेकिन ध्यान रखना संस्कृत में ये सारे के सारे जो की प्रत्यांत हैं ये पुल्लिंग के रूप हैं। सारे के सारे जो की प्रत्यांत हैं वो पुल्लिंग के ही रूप हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। संधि, विधि, उपाधि, व्याधि, आधि, परिधि, ये सारे के सारे जो की प्रत्यांत माना जाएगा और ये सारे के सारे पुल्लिंग के अंदर आपको स्वीकार करना है। नंबर 1 ये पुल्लिंग का ही प्रसंग चल रहा है। इसी के अलावा एक महत्वपूर्ण बात, मैं आपको जो मेन बातें हैं ना वो बता रहा हूं, जहां पर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है उन बातों को बता रहा हूं। इमनिच प्रत्यय वाले रूप हैं, जैसे यहां पर मूल शब्द है महत। महत से जब हम इमनिच प्रत्यय करते हैं, इमनिच में बचता है इमन, यहां पर टी का लोप होकर करे मूल शब्द बनेगा महिमन। अब महिमन से बना महिमा, अणिमन से अणिमा, गरिमन से गरिमा, लगिमन से लगिमा। इसी प्रकार से आपको ध्यान होगा हरितिमा, पीतिमा, क्या रूप बन गया? हरितिमा, पीतिमा, रक्तिमा, लालिमा। ये सारे के सारे आपको पता होगा नील से नीलिमा। आपको वैसे तो हिंदी के अंदर तो ये सारे स्त्रीलिंग क्या ना, लेकिन ये सारे के सारे शब्द संस्कृत के अंदर पुल्लिंग के अंदर होते हैं। मतलब महिमा, अणिमा, गरिमा, लगिमा, हरितिमा, पीतिमा, रक्तिमा, लालिमा, नीलिमा, ये जितने भी हैं, स्वर्णिमा, ठीक है, रजतिमा इत्यादि इमनिच प्रत्यय वाले प्रसंग हैं। ये सारे के सारे आपको पुल्लिंग में मानने होंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं मुख्य बातें आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो यदि हम कहें ना कौन सी महिमा, तो क्या प्रश्न बनेगा? कह महिमा। क्या बनेगा? कह महिमा। का महिमा नहीं, कह महिमा। पुल्लिंग के दृष्टिकोण से ही आपको स्वीकार करना होगा। कौन कौन से आ गए? घय अच अप आ गया नंबर 1, नंग प्रत्यांत, की प्रत्यांत और एक आ गया इमनिच प्रत्यांत। ये सारे के सारे पुल्लिंग के अंदर हुआ करते हैं। साथ में एक शब्द है प्राण शब्द। प्राण शब्द नित्य रूप से पुल्लिंग में होता है और बहुवचन में होता है। ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। इसी प्रकार से कुछ शब्द और हैं। ध्वनि शब्द पुल्लिंग का है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ध्वनि शब्द भी पुल्लिंग का है। हिंदी में तो आप बोलते हैं ध्वनि कमजोर हो गई बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में ध्यान रखना ध्वनि शब्द पुल्लिंग का है। कह ध्वनि, कौन सी ध्वनि, हिंदी में तो कौन सी बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग का है। एक महत्वपूर्ण ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां पर है। सूर्य, अब देखो मित्र शब्द ना, मित्र शब्द 2 प्रकार का है। यदि पुल्लिंग में मानोगे तो सूर्य का सूचक है। मित्र है दिनम करोति, यदि वो सूर्य का सूचक है जब तो पुल्लिंग के अंदर होगा। लेकिन यदि वो मित्र या सखा का सूचक है तो नपुंसक लिंग के अंदर हो जाएगा, अभी आगे आ जाएगा। ऐसे ही तंडुल और अक्षत, ये दोनों चावलों के पर्यायवाची हैं। कच्चे चावल होते ना, तंडुल कहते हैं उनको, और अक्षत जो टूटे हुए नहीं हो, मतलब कच्चे चावलों को तंडुल या अक्षत कहा जा सकता है। ये भी पुल्लिंग के शब्द हैं और नित्य रूप से इनका जो रूप है ना वो बहुवचन में चलता है, एक वचन में नहीं चलता। तंडुल से बहुवचन में चलाएंगे, अक्षत से भी आपने देखा हो ना, अक्षतान समर्पयामी, मैं अक्षतों को समर्पण करता हूं, तो यहां पर अक्षतान बहुवचन के अंदर ही बना है। यह भी थोड़ी सी चीज आप ध्यान रख लें।
ये सारे के सारे पुल्लिंग के, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और भी कौन कौन से घाय अच और अप प्रत्यय से बनने वाले नित्य रूप से पुल्लिंग में होंगे, नंग प्रत्यय से बनने वाले नित्य रूप से पुल्लिंग में होंगे, की प्रत्यय से बनने वाले पुल्लिंग के अंदर होंगे, इमनिच प्रत्यय से बनने वाले पुल्लिंग में होंगे, प्राण शब्द, ध्वनि शब्द, मित्र का वाचक सूर्य शब्द, तंडुल और अक्षत शब्द, ये पुल्लिंग के शब्द हैं। अब ये चीज आपको याद रखनी होगी। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे कंपेयर करें, कैसे क्या आप समझोगे इसको, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे प्रसंग की ओर। स्त्रीलिंग के अंदर एक तो सबसे बड़ी पहचान ये है, आप प्रत्यांत, उसके अंत में आ आएगा, चाहे वो टाप प्रत्यय का, चाहे वो डाप प्रत्यय का हो, चाहे वो चाप प्रत्यय का हो। इन तीनों प्रत्ययों में से किसी भी एक प्रत्यय का हो, अंत में यदि आपको आ दिखे तो पक्का है वो स्त्रीलिंग का रूप होगा। नंबर 1, देखो इसमें तो आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि अंत में आ दिख जाए या अंत में दीर्घ ई दिख जाए या अंत में दीर्घ उ दिख जाए ओरिजिनल शब्दों के अंदर, आ, ई या उ, तो वहां पर आपको स्त्रीलिंग मान करके काम करना ही करना है, ठीक है। स्त्रीलिंग मान करके काम करना ही करना है, ठीक है। एक इक्तिन प्रत्यय वाला, अब आप ये कहो कि गुरुजी ई वाले तो पुल्लिंग के अंदर भी होते हैं। यहां पर ध्यान रखना, इक्तिन प्रत्यय जैसे अंत में सामान्य तौर पर, जिससे पहले आपको पता ही है तय भी होगा, ती दिखाई देगा, ती, धी, ढी इत्यादि दिखाई देते ना इक्तिन वाले। इक्तिन प्रत्यय से बनने वाले रूप नित्य रूप से स्त्रीलिंग के अंदर होंगे। एक तो टाप डाप चाप के हो गए, एक इक्तिन प्रत्यय के हो गए। चलो, एक ई प्रत्यांत, मतलब जिसके अंत में गीप गीस गिन का जो ई है, दीर्घ ई कारांत, आ वाला अभी आया था, ई वाला ये आ गया, वो भी सारे के सारे स्त्रीलिंग के अंदर होंगे। और एक आ गया ऊंग प्रत्यांत। 3 चीज याद रखना, आ, ई और उ। सामान्य तौर पर इनका पुल्लिंग या नपुंसकलिंग के अंदर कोई रूप नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसे शब्द जिनके अंत में आ या फिर दीर्घ ई या फिर दीर्घ उ हो तो वो 100% आपको स्त्रीलिंग के अंदर रहेंगे। आकारांत के रूप आपको पता ही है, लता की तरह चलाने होंगे। दीर्घिकारांत के रूप जो हैं वो नदी की तरह चलाने होंगे, और दीर्घ उकारांत के जो रूप हैं वो वधु की तरह चलाने होंगे। जैसे वधु, चमू, यवागु, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग के माने जाएंगे। लता, रमा, पताका, अजा, चटका, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग के माने जाएंगे। नदी, लक्ष्मी, श्री, ये ई अंत वाले श्रीमती इत्यादि सारे के सारे स्त्रीलिंग के माने जाएंगे। और जैसे उ अंत वाले हमने बताई दिए, ये सारे के सारे। 3 चीज तो आप स्त्रीलिंग में ये याद रखें, और एक इक्तिन प्रत्यय हो गया। साथ में आपको मैंने संख्याओं के प्रसंग में बताया, विंशति जिसके पीछे लगा हुआ हो और नवति जिसके पीछे लगा हुआ हो, 19 से लेकर के 99 तक की संख्याएं ध्यान रखना। 19 से लेकर के 99 तक की जो संख्याएं हैं वो नित्य रूप से स्त्रीलिंग में हुआ करती हैं। 19 से लेकर के 99 तक की जो संख्याएं हैं वो नित्य रूप से स्त्रीलिंग में हुआ करती हैं। ये क्लियर कट ध्यान रख लेना। 19 से लेकर के 99 तक की, चाहे उनका विशेष से कोई से भी लिंग का हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 19 से लेकर के 99 मतलब एकोन विंशति, विंशति वाली पूरी लाइन, त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, षष्ठी, सप्तति, अशीति, नवति, नवति में भी नवति तक की जो संख्याएं हैं वो सारे की सारी स्त्रीलिंग के अंदर रहेंगी, उनका यदि पूछा जाए तो। अब आ जाओ, आपका जो प्रश्न था ना, अब प्रत्यय की बात आ गई। एक तो इक्तिन प्रत्यय हो गया, धातु वाले प्रत्ययों में तो इक्तिन प्रत्यय हो गया। इक्तिन प्रत्यय से बनने वाला रूप नित्य रूप से स्त्रीलिंग के अंदर हो गया। ऐसे ही तद्धित प्रत्ययों के अंदर एक प्रत्यय है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय से बनने वाला रूप है वो नित्य रूप से स्त्रीलिंग में हो जाता है, और इसमें टाप प्रत्यय करके आ कर देते हैं। तो ये है ना, शुक्लता, जड़ता, मृदुता, जनता, ग्रामता, महत्ता, गुरुता, लघुता, कोई भी प्रसंग आ जाए। देव से देवता, ध्यान रखना, अकेला देव शब्द तो पुल्लिंग का है, लेकिन देवता, देवता शब्द स्त्रीलिंग का है। ध्यान रखना, देव शब्द पुल्लिंग का और देवता स्त्रीलिंग का, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, विशेष तौर पर स्त्रीलिंग के प्रसंग में। अब कुछ शब्द और बता रहा हूं मैं, कौन कौन से शब्द हैं। मी और नी अंत वाले, जैसे भूमि,
हानि, ग्लानि, ये स्त्रीलिंग के हैं। लेकिन आपको अभी बताया मैंने, ध्वनि शब्द पुल्लिंग का है। भूमि, हानि, ग्लानि ये स्त्रीलिंग के हैं। कुछ शब्द देखिए इधर, अप्सरस शब्द, प्रजा शब्द, वर्षा शब्द, दारा शब्द, ये तो वैसे तो स्त्रीलिंग में तो सीधे समझ में आ रहे थे, लेकिन इनको बहुवचन में भी स्वीकार किया जाता है। परमानेंटली इनका प्रयोग बहुवचन में ज्यादा किया जाता है। तो स्त्रीलिंग में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। देखो स्त्रीलिंग में कौन कौन सी बातें आई, एक बार मैं वापस कर देता हूं। स्त्रीलिंग के अंदर आ अंत वाले शब्द, दीर्घ ई अंत वाले, दीर्घ उ अंत वाले, ये सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग के अंदर होंगे। और प्रत्यय के दृष्टिकोण से दो प्रत्यय याद रख लेना, इक्तिन प्रत्यय और तल प्रत्यय, इनसे बनने वाले रूप स्त्रीलिंग के अंदर होंगे। तो ये चीज आपके वास्तव में एग्जाम में पढ़ने के दृष्टिकोण से है। आप में से पूछ रहे हैं सह परिवार में कौन सा समास है? सह परिवार आ जाए चाहे सपरिवार आ जाए, बहुब्रीहि समास करना होगा, क्योंकि सह परिवार और सह परिवार से जो अन्य, जैसे आपने किसी को आमंत्रित किया ना, वो अन्य का अर्थ इंडिकेट होता है। पाणिनि का स्पष्ट उदाहरण है, सह के स्थान पर विकल्प से सह आदेश होता है। यदि यहां पर अव्ययी भाव समास होता ना तो सह परमानेंट होता, तो सह परिवार कह दीजिएगा चाहे सह परिवार कह दीजिएगा, बहुब्रीहि के अंदर ही होगा। पुल्लिंग की बात अलग हो गई, स्त्रीलिंग की बात अलग हो गई। अब सुनो, अब आते हैं नपुंसकलिंग की ओर, फिर लास्ट में हम कंपेयर भी करेंगे। अब देखो नपुंसकलिंग में भी वही प्रत्यय की बात याद रखनी है। एक तो ल्युट प्रत्यय से बनने वाले रूप नित्य रूप से नपुंसकलिंग में होते हैं। ल्युट में क्या होता है, यू के स्थान पर अन हो जाता है। जिन शब्दों के अंत में आपको अनम अणम दिखाई दे, अनम दिखाई दे, अणम दिखाई दे, वो 100% नपुंसकलिंग के अंदर होंगे। कैसे? गमनम, हसनम, पठनम, वदनम, भाषणम, चलनम, अध्ययनम, ज्ञापनम, प्रपणम, हसनम, मोहनम, दोहनम, अनम लास्ट में आ गया, नपुंसकलिंग का होगा, पक्का है। अब देखो कितना इजी हो गया। त्वत प्रत्यय जिसके अंत में त्व आ गया ना, शुक्लत्वम, गुरुत्वम, दीर्घत्वम, ह्रस्वत्वम, लघुत्वम, कोई भी आ जाए, पीतत्वम, ह्रस्वत्वम, रक्तत्वम, कोई सा भी त्वम आ जाए लास्ट में, त्व आ गया ना, जिसके अंत में त्व आ गया वो भी नपुंसकलिंग का है। और एक होता है शय प्रत्यांत। शय प्रत्यांत जैसे साफल्य, शय की एक पहचान है, लास्ट में यम दिखाई देगा और उससे पहले वाला हलंत दिखाई देगा। साफल्यम, सौक्ल्यम, जाड्यम, एक्यम, ऐतीयम, औचित्यम, औदासीन्यम, लास्ट में अलग से यम दिखे, उससे पहले व्यंजन हलंत दिखे, तो समझ जाना वहां पे शय प्रत्यय है और वहां पर लिंग के दृष्टिकोण से आप नपुंसक लिंग रखेंगे। ये तीन चीज याद रख लेना, विशेष तौर पर ल्युट प्रत्यय, त्वत प्रत्यय और शय प्रत्यय। इन तीन प्रत्यय से बनने वाले जो रूप हैं वो सारे के सारे नपुंसक लिंग के अंदर आपको स्वीकार करने हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आते हैं इसमें कुछ समास के दृष्टिकोण से भी। देखो अव्ययी भाव समास के जितने भी रूप हैं ओरिजिनली अव्यय भी होते हैं और नपुंसक लिंग में भी होते हैं। अभी पीछे नहीं आया था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंदर समास की बात नहीं आई थी, नपुंसक लिंग में समास की बात भी आ रही है। इसलिए लिंग निर्धारण का टॉपिक जब पढ़ा जाता है, जब आपको प्रत्यय और समास का चैप्टर आ जाए, तब जाकर के लिंग निर्धारण का टॉपिक आपके लिए कठिन नहीं रहता, बल्कि सरल का सरल ही रह जाता है। ठीक है, अव्ययी भाव के जितने रूप हैं वो सारे नपुंसक लिंग में होंगे। समाहार द्वंद्व वाले, द्वंद्व के अंदर दो अर्थों में, देखो पानी पादम हाथ पैर, कंठोष्ठ, इसी प्रकार से वंशी वीणा, अस्त्र शस्त्र, और का अर्थ है दो पद हैं, लेकिन फिर भी वो एक वचन के अंदर हैं, वो समाहार द्वंद्व के रूप सारे के सारे नपुंसक लिंग के अंदर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से संख्या पूर्वा रात्रि, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखो रात्रि शब्द से पहले जब समास करेंगे ना तो रात्रि का बच जाता है रात्र। ध्यान रखना, संख्यावाची पहले आ जाए, नवरात्रम, द्विरात्रम, चतुरात्रम, त्रिरात्रम, पंचरात्रम। ठीक है, सब प्रसंगों के अंदर आप नपुंसक लिंग के अंदर रखेंगे। जबकि यदि संख्या के अलावा और कुछ आ जाए तो पूर्व पद के अनुसार डिसाइड होता है, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यहां पर संख्या पूर्व रात्रि से नपुंसक लिंग के अंदर होगा। अभी मैंने बताया सखा का वाचक मित्र शब्द है तो नपुंसक लिंग के अंदर होगा। ठीक है, तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है।
अब मेरी बात जो सुन लीजिएगा, मैं तीनों को कंपेयर कर देता हूं और आपके ये मन के अंदर जो फितूर भरा पड़ा है ना कि ये लिंग निर्धारण का टॉपिक पढ़ाइए सर, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसका इलाज क्या है, ये चीज एक बार देख लीजिएगा। मैं 3 कॉलम लेकर के चल रहा हूं, 3 कॉलम को समझ लीजिएगा। पुल्लिंग, ठीक है, मैं 3 चीजों को लेकर चल रहा हूं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीनों के अंदर जो याद रखने, देखो मोर देन 90%, मतलब 90% से ज्यादा शब्द तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ना इसी से कवर हो जाएगा। मतलब जितने भी अथाह शब्द हैं, अथाह शब्दों में से 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा तथ्य तो इन सिद्धांतों से कवर हो जाएंगे। और फिर कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को आपको याद रखना ही रखना होगा। देखो पुल्लिंग में क्या क्या बताया। नंबर 1 घय, अच, अप, ये 3 प्रत्यय स्वीकार करें, नंबर 1। नंबर 2 यहां पर नंग प्रत्यय। नंबर 3 इमनिच प्रत्यय, विशेष तौर पर ये 3 स्वीकार करें। स्त्रीलिंग के अंदर आकारांत, दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत, इनको स्वीकार करें, वो स्त्रीलिंग के अंदर होंगे। एक आपको इक्तिन प्रत्यांत ये स्वीकार करें। एक एक 2-2 शब्द एक्स्ट्रा हैं, जैसे आपको मैंने बताया ना, इधर ध्वनि शब्द था, ठीक है, और उधर आपको मैंने बता दिया जैसे भूमि, ग्लानि इत्यादि जो शब्द है वो आ गए, ठीक है। नपुंसक लिंग में ल्युट प्रत्यय, त्वत प्रत्यय, विशेष तौर पर शय प्रत्यय, 3 प्रत्यय तो ये हो गए। समास के दृष्टिकोण से अव्ययी भाव समास, इसी प्रकार से समाहार द्वंद्व समास, इसी प्रकार से हमारे पास जो यहां पर प्रसंग आया, जो शब्दों का प्रसंग है उसको आप यहां पर स्वीकार कर सकते हैं। संख्या पूर्वम रात्रिम, रात्रि शब्द से पहले संख्यावाची शब्द हो तो विशेष तौर पर तो काम यही आ जाते हैं। सबसे बड़ी जो लड़ाई रहती है, मुझे पता है कुछ शब्द अलग जगह भी हो सकता है, मैं यहां पर जो बात बता रहा हूं ये एक बड़े लोगों को, बड़े ग्रुप को और छोटे से शब्दों में समझाने की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी लड़ाई रहती है वो है अकारांत शब्दों को लेकर के। अकारांत वाले शब्द मतलब जिसके अंत में ए है वो स्त्रीलिंग में तो आएंगे नहीं, क्लियर कट ध्यान रख लेना। अकारांत वाले शब्द स्त्रीलिंग में नहीं आएंगे। अकारांत वाले या तो पुल्लिंग के अंदर या नपुंसक लिंग के अंदर, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में। अब इसमें आपको बता दिया अकारांत में जैसे घय, अच, अप वाले हैं वो सारे के सारे कहां पर आ जाएंगे, पुल्लिंग के अंदर आ गए। और नपुंसक लिंग में अनम, अनम वाले हैं, यम वाले हैं, त्व वाले हैं, वो नपुंसक लिंग में आ गए। एक विभाजन तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ शब्द आपको ये ध्यान रखने हैं जो दोनों के दोनों लिंगों में होते हैं, अकारांत वाले शब्दों के अंदर ही। देखो एक बार, अकारांत में घाय, अच, घाय, अच, अप वाले जो शब्द हैं वो पुल्लिंग में, और यहां पर ल्युट वाले रूप या फिर त्वत वाले या फिर शय वाले रूप नपुंसक लिंग में होते हैं मोस्टली। ये तो सारे आपके, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों जगह चलेंगे, कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों जगह चलेंगे। मोदक है, मोदकम, लड्डू वाला दोनों जगह है, कोई सा भी कर लीजिएगा, पुल्लिंग भी नपुंसक लिंग भी। गाड़ी के लिए सकट है, सकटम दोनों। दिन के लिए दिवस है, दिवसम दोनों। कांटे के लिए कंटक है, कंटकम दोनों। गिलास के लिए चषक है, चषकम दोनों। ध्वज, झंडे के लिए ध्वज है, ध्वजम दोनों सही माने जाएंगे, मतलब दोनों लिंगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मंडप के लिए मंडप है, मंडपम। सब्जी के लिए साक है, साकम। पहले वाला विसर्ग वाला रूप है तो पुल्लिंग का, और दूसरे वाला रूप है तो नपुंसक लिंग का, ठीक है। ऐसे ही तीर्थ है, तीर्थम। पीठ है, पीठम। नीड है, नीडम। तड़ाग है, तड़ागम। इस प्रकार से लिंग निर्धारण के प्रसंग को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं यदि आप सीरियस होकर के अच्छे तरीके से आप इनको पढ़ते हैं तो। बाकी जो शब्द हैं वो आपको थोड़े से अभ्यास के माध्यम से, पहली बात तो ये जो प्रत्यय वाला चैप्टर है ना उसी में कवर हो जाता है, लिंग का टॉपिक प्रत्यय वाले चैप्टर में कंप्लीट हो जाता है। तो उस चैप्टर को आप सीरियसली पढ़ें और साथ में अपने जितने भी प्रसंग है उनको भी आप साथ में लेकर के चलें।
ये सारे के सारे। अब वो आपको तो एग्जाम में इनका इतना परेशान होने की आवश्यकता गद्यांश पद्यांश में तो है ही नहीं, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई हिंट अवश्य देगा, वहां पर हिंट अवश्य तौर पर देगा कोई ना कोई। ठीक है, तो वो भी चीजें। अब समय की भी बाध्यता ये है, सारी रात तो मैं पढ़ा नहीं सकता, और आप कह रहे हैं कि सारी रात पढ़ाते रहें। अब समस्या ये है कि ऐसी क्लासेस के अंदर कम समय के अंदर हमें ज्यादा कंटेंट देना होता है, आप लिख भी नहीं पाते हैं, या फिर कई चीजें आपको हो सकता है कि जल्दबाजी में लगे। इन चीजों के लिए थोड़ा सा आपको समय की आवश्यकता होती है, आप अच्छे से पढ़ें। कल हमारा जो टेस्ट नंबर 27 है उसका सॉल्यूशन रखेंगे, और आपके प्रश्न हमें भेजते रहिए। आगामी